एपिसोड 39। जन्नत को जहां से उठाया गया था उसी रोज वहीं छोड़ दिया गया। जब रहमदिल खान और उसके साथियों ने उसे बाबू भाई के बार के सामने उतारा तो उसके हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। ताहम उन्होंने जाने से पहले उसकी आंखों से पट्टी उतार दी थी। वो नीली कोठी पर जाकर भी नाकाम ही रहा था। उसका ये बहरूप उसके किसी काम नहीं आया था। उल्टा बंगश उसके गले पड़ गया था। अब माँ और बहन की सलामती के लिए उसे बंगश के हुक्म पर ही चलना था। मूसा खान को तो उसने यूं भी माफ नहीं करना था। वो उसके भाइयों जैसे दोस्त सोनू का कातिल था, मगर गुस्सा उसे बंगश की वार्निंग पर आ रहा था। वो उसे यूं हुक्म दे रहा था जैसे वो कोई उसका अदना मुलाजिम हो। हॉल के दरवाजे पर बाबू भाई के एक आदमी ने उसके हाथ खोल दिए। उसने बाबू भाई के मुतालिक पूछा तो आदमी बोला, जनाब वो अपने कमरे में है। डॉक्टर ने उसको चलने फिरने से मना कर दिया है। उसकी जख्मी टांग की बरहम पट्टी कर दी गई है। अब वो बेहतर है, मगर परेशानी आपकी वजह से। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। जरा देर बाद वो बाबू भाई के कमरे में था और उसके पूछने पर अपनी सरगुज़र सुना रहा था। उसकी कहानी सुनने के बाद बाबू भाई ने कहा, इसका मतलब है कि आपके मुतालिक मेरा अंदाजा ठीक था। आप वो नहीं है जो नजर आते थे, और ना ही आपका नाम बादशाह है। चलो कोई बात नहीं, ये आपका और बड़े साहब का मामला है। हम दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? बाबू भाई, मैं आपका हमेशा ममनून रहूंगा। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जितने दिन भी यहाँ रहा आपने मेरी बड़ी खिदमत की है। बड़े साहब की दरिया दिली से ही मेरा कारोबार चल रहा है, और आप बड़े साहब के ही आदमी हैं। आपकी खिदमत करना और ख्याल रखना मेरा फर्ज था। मैं कुछ भी करता, लेकिन बड़े साहब के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारी टांग का क्या हाल है? पुलिस मोबाइल पहुंची थी यहाँ? बस जी, ऊपर वाले ने करम किया, हड्डी महफूज रही है। और पुलिस आपके जाने के बाद पहुंची थी। वो लाशें भी उठाकर ले गए और मेरे 3 आदमी भी गिरफ्तार कर लिए। लेकिन मैंने फ़ोन पर बड़े साहब से बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे बहरूप को और यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी वापसी का इंतज़ाम कर देता हूँ। इतना कहने के बाद बाबू भाई ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर किसी को हुक्म दिया, हबीब खान को फ़ौरन मेरे पास भेजो और चाय के साथ कुछ खाने को भी भिजवा दो। 5 मिनट बाद हबीब खान नामी नौजवान बाबू भाई के सामने खड़ा था। हबीब खान, साहब का सामान गाड़ी में रखवा दो और जहाँ ये क्या उन्हें छोड़ देना। जाओ। शाबाश, साहब अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हबीब खान यस सर कहता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया और बाबू भाई जहानात की तरफ मुतवज्जो हुआ। आपकी मोटरसाइकिल भी पहुंचा दी जाएगी, फिक्र ना करें। उसी लम्हे बाबू भाई का एक मुलाजिम चाय के लवाजमात लेकर पहुंचा और वो दोनों बातों को रोककर चाय की तरफ मुतवज्जो हो गए। राजा अख्तर नवाज की गिरफ्तारी की खबरें खान जी तक भी पहुंच चुकी थी। राजा खान जी और बंगश के लिए काम करता था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी ने खान जी को बेहद परेशान कर दिया था। राजा का जिंदा रहना अब खान जी के लिए बेहद से ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो अदालत में खान जी और बंगश के खिलाफ जुबान खोल सकता था। चनाचे खान जी ने फौरन बजरिया फोन बंगश से बात की और उसने उससे मूसा खान के मुतालिक दरियाफ्त किया। मगर बंगश ने मूसा खान के बारे में लालमी का इजहार करते हुए कहा, खान जी, मुझे उसके मुतालिक काफी दिनों से कुछ भी नहीं मालूम। वो चंद दिन मेरी कोठी में जरूर रहा है, मगर अब उसका कोई पता नहीं। उसे ढूंढो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजा गिरफ्तार हो चुका है और कल परसों तक जमशेद उसे अदालत में पेश भी करने वाला है। उसका अदालत से पहुंचने से पहले खत्म होना जरूरी है, वरना हम दोनों भी फंस जाएंगे। हाँ जी, कैसी बातें करते हो? मैं पहले भी 2 बार गिरफ्तार हो चुका हूँ, और इस मुल्क के लूले लंगड़े कानून। पहले की बात और थी, तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस शहादत नहीं थी, मगर अब राजा अदालत में तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने खानदान की जिंदगी बहुत अजीज है। वो जानता है अगर उसने ऐसा किया तो हम उसके घर का कोई एक फट भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मूसा खान को तलाश करके उसे मेरा पैगाम पहुंचा दो कि राजा को अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। बंगश लम्हे भर को चुप रहा। अब वो खान जी को कैसे बताता कि वो मूसा खान के खून का प्यासा हो चुका है और उसके कत्ल के अहकामात भी सादर कर चुका है। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? खान जी ने चिल्लाकर पूछा। जी खान जी, आप बेफिक्र रहें। राजा अदालत तक नहीं पहुंच सकेगा। मूसा खान ना भी मिला तो मेरे पास आदमियों की कमी नहीं है। खान जी ने मुतमईन होकर राब्ता मुनक़ता कर दिया, मगर उसका ये इत्मीनान देर पा साबित न हो सका। दरअसल उसे मूसा खान के अलावा किसी और पर एतमाद नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो फिर परेशान हो गया। वो पहले ही कुछ कम परेशान न था। जरवली की गुमशुदगी और फिर मौलाना का उसकी कैद से निकल जाना, ये दोनों अवामिल उसकी परेशानी का बायस बन गए थे। उसने जरवली को तलाश कराने की बहुत कोशिश की, मगर जरवली को न मिलना था न मिला। मगरिब के बाद वो टीवी लॉन्च में बैठा एक तफरीही प्रोग्राम देख रहा था, मगर उसे लुत्फ नहीं आ रहा था। इसी दौरान टीवी पर खबरों का वक्त हो गया। चंद इब्तदाई खबरों के बाद जब न्यूज़ कास्टर ने राजा अख्तर नवाज के मुतालिक खबर पढ़ी तो बेख्तर उसका दिल धड़क उठा। दहशतगर्दी में मुलविस मशहूर मुलजिम राजा अख्तर नवाज को कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अहम इंकशाफात होने का इम्कान है। उससे आगे वो सुन ही ना सका।
वो बेचैनी के आलम में उठा और आगे बढ़कर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। चंद नंबर ट्राई करने के बाद आखिरकार उसे एक नंबर पर मूसा खान मिल गया। तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं? यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम वहाँ मौज मस्ती करते फिर रहे हो। हुकुम खान जी, किसने परेशान किया आपको? अरे कोई एक परेशानी हो तो बताओ, यहाँ तो पै दर पे परेशानियां नाजिल हो रही हैं। खान जी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हुक्म करें, क्या करना है मुझे? तुम शायद आजकल अखबार या टीवी नहीं देख रहे, वरना यूं हैरान होकर मुझसे ना पूछते। आप तो जानते ही हैं खान जी, मैं अखबार और टीवी से दूर ही रहता हूँ, इसलिए मुझे क्या पता कि आपकी परेशानी का बायस क्या है। तुम बंगश के पास नहीं गए थे क्या? गया था खान जी, मगर वहाँ उसके छोटे भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। चनाचे में वहां से निकल आया और अब यहाँ। कैसी गड़बड़, मुझे पूरी बात बताओ। छोड़े खान जी, इसमें आपकी दिलचस्पी की कोई भी बात नहीं है, फजूल सा मामला है। मैंने कहा ना, जो भी मामला बताओ मुझे। मूसा खान ने उसे नीली कोठी में पेश आने वाले वाकया तफसील के साथ सुना दिए। ओह, बंगश ने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, हालांकि ये कोई इतना आम वाकया नहीं था, फिर उसने बात मुझसे क्यों छुपाई? हो सकता है खान जी, बंगश ने इस मामले को कोई खास अहमियत ना दी हो। ठीक है, उससे मैं बाद में बात कर लूंगा, फिलहाल मैं तुम्हें अपनी परेशानी से आगाह करना चाहता हूँ। हुक्म करें। मूसा खान, जमशेद ने राजा को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उसे दहशतगर्दी के जुर्म में मुलविस भी कर लिया है। कल एसपी उसे अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि राजा अख्तर नवाज जिंदा अदालत तक ना पहुंच पाए। फिक्र ना करें खान जी, ऐसा ही होगा। जब तक मैं उसकी मौत की खबर नहीं सुन लूंगा तब तक मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। मैंने कहा ना, कल अदालत पहुंचने से पहले ही राजा को हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। ठीक है, मैं इस खुशखबरी का मुंतजर रहूंगा। खान जी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। राजा अख्तर नवाज पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों सलीम और जीरा कालिया को छुड़ाने के लिए आया था और उसने इस मकसद के लिए जमशेद को न सिर्फ रिश्वत पेश की थी बल्कि पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के एक आला अफसर को बुरे नताज की धमकियां भी दी थी। इसका वाज़ेह और साफ मतलब यही था कि इन दहशतगर्दों को राजा की ही सरपरस्ती हासिल है और असलाह भी उन्हें वही फराहम करता है। बहुत ऊपर की सतह के बाज हुक्काम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मीडिया खुलकर ऐसा अनासर की मजम्मत करने के साथ साथ जमशेद को खराज तहसीन पेश कर रहा था। चनाचे जमशेद अख्तर नवाज से गिरद फैलाए जाल को मजीद तंग करता जा रहा था। आईजी की हिमायत भी उसे एक बार फिर हासिल हो चुकी थी। मीडिया और आईजी उसके साथ ना होते तो शायद उसके महकमे से अब तक उसकी छुट्टी हो गई होती। दौरान तफ्तीश सलीम और जीरे कालिया ने यह सनसनीखेज इंकशाफात किए थे कि वो लोग दहशतगर्दी और डकैती की ये वारदात कार्रवाइयाँ राजा की शह पर करते रहे थे। राजा को कि कभी सामने नहीं आता था, लेकिन उसके अहकामात बजरिया फ़ोन मिला करते थे और असलहा भी उसके आदमी फराहम किया करते थे। सारी बात जमशेद की समझ में आ गई कि डकैती, कत्ल वार तो दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के जरिए शहर में खौफ व हरास क्यों फैलाया जा रहा था, मगर वो किसी के सामने इसका जिक्र नहीं कर सकता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि सियासत से पूरी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। सलीम और जीरा रिमांड पर थे। उनके बयानात में हर उस जुर्म की तफसील शामिल थी जिसका उन्होंने इर्तिकाब किया था। हर वारदात की तारीख, वक्त और मकाम का हवाला भी मौजूद था। उन्होंने यह एतराफ़ भी किया था कि दहशतगर्दी और कत्ल गारत गिरी की ये तमाम कार्रवाइयाँ उन्होंने राजा अख्तर नवाज से कहने पर की थी और यह कि उनसे बरामद होने वाला असलहा भी उन्हें राजा ने फराहम किया था। राजा का रिमांड अभी तक नहीं लिया गया था, ताहम 2 दिनों के बाद उसे अदालत में पेश होना था। जमशेद पुरुम्मीद था कि इस बार इब्राहिम बंगश की गर्दन बुरी तरह फंसने वाली है। उसे यकीन था कि राजा अख्तर नवाज बंगश का आलाकार होगा, जो खुद तो कभी मंजर आम पर नहीं आता, लेकिन हर जुर्म के पीछे उसका हाथ होता है। 2 दिन के बाद राजा समेत दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किए जाना था। जमशेद ने केस तैयार कर लिया था और इसके साथ ही उसने राजा के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब उसके लिए सजा से बचना ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था। मुल्जिमान की पेशी के रोज जमशेद सुबह 9 बजे अदालत में पहुंच गया। मुल्जिमान को 9:30 बजे अदालत में लाया जाने वाला था। जमशेद उस वक्त कामरान के साथ अदालत के हाथे में मौजूद था और शिद्दत से मुल्जिमान की आमद का मुंतजर था। कामरान से गुफ्तगू करते हुए बार बार घड़ी देख रहा था। मान फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो चल पड़ा। कामरान भी उसके साथ उठकर बाहर की तरफ दौड़ा। फायरिंग एक तसलसल के साथ हो रही थी। अहाते में भगदड़ मच गई। लोग बदहवासी में इधर उधर दौड़ रहे थे। स्टाम्प फरोश, ओथ कमिश्नर्स और वकीलों ने अपनी अपनी जो मेजें लगा रखी थी वो उलट उलट कर गिर रही थी। लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे थे। ऐसे ही वक्त में जमशेद ने उन लोगों को देख लिया जो फायरिंग कर रहे थे और उनको भी जिन पर फायरिंग की जा रही थी। हमलावरों की तादाद 3 थी और उन्होंने चेहरों पर नकाब लगा रखे थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें थी और उनका निशाना वो मुल्जिमान थे जिन्हें पुलिस अदालत में पेश करने के लिए लाई थी। कैदियों की तादाद 5 थी और उनके साथ 4 पुलिस एहलकार थे। 3 कैदी जमीन पर पड़े थे। उनके जिस्म गोलियों से छलनी हो चुके थे। एक पुलिस वाला भी उनके साथ मुर्दा हालत में पड़ा था, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था और बाकी 2 पुलिस वाले पोजीशंस लेकर हमलावरों का मुकाबला करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जमशेद ने रिवॉल्वर निकाला और एक दीवार की आड़ लेकर हमलावर पर फायरिंग शुरू कर दी। कामरान भी उसके साथ फायरिंग में शामिल हो गया।
हमलावरों ने जब अपने मुकाबले में ताज़ा दम पुलिस वाले देखे तो वो दिफाई अंदाज में फायरिंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। बाउंड्री वॉल के करीब पहुंचकर उनमें से एक ने बाकी दो को कवर दिया और वो दोनों बाउंड्री वॉल कूद गए। दूसरी जाने पहुंचते उन्होंने दोबारा पलटकर फायरिंग शुरू कर दी और अपने तीसरे साथी को चिल्लाकर दीवार फांदने के लिए कह दिया। तीसरा हमलावर पलटकर दीवार की तरफ भागा मगर उसे दीवार फांदने की मोहलत ना मिल सकी। जमशेद अचानक ही अंजाम की परवाह ना करते हुए दीवार की आड़ से निकला। वो अंधाधुंध भागने वाले हमलावर पर गोलियां बरसा रहा था। उसकी चलाई हुई दो गोलियां हमलावर की पुश्त में लग गई थीं। वो चिल्लाता हुआ बाउंड्री वॉल के पास ढेर हो गया जबकि उसके दोनों साथी चंद कदम दूर खड़ी हुई गाड़ी की तरफ भाग उठे। गाड़ी का इंजन स्टार्ट था और ड्राइवर स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा था। उन दोनों के बैठती गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई। वो दोनों खिड़कियों से राइफलें निकालकर हवाई फायरिंग करने लगे। देखते ही देखते कार तेज रफ्तारी से एक तरफ उड़ने लगी। किसी ने भी गाड़ी का ताकुब नहीं किया। जमशेद दौड़ता हुआ हमलावर के सर पर पहुंचा। वो उस वक्त जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। जमशेद ने चिल्लाकर उससे कुछ पूछने की कोशिश की मगर मौत ने हमलावर को जुबान खोलने की मोहलत न दी। वहां से उठकर जमशेद भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां जमीन पर कैदियों की लाशें पड़ी थीं। उन कैदियों के चेहरे देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो राजा अख्तर नवाज, सलीम और जीरा कालिया थे। उनके जिस्म बुरी तरह छलनी थे। एक पुलिस एहलकार भी हलाक हो गया था। वहां कयामत का मंजर था। लोग जाने बचाने के लिए दौड़कर कोने खुदरों में छुप रहे थे। जमशेद के दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। उसे ये समझने में देर न लगी कि यह हमला राजा, सलीम और जीरे कालिया को खत्म करने के लिए किया गया है ताकि वह अदालत में कोई बयान ना दे सके। हमलावर अपने मकसद में कामयाब रहे थे। सारी बाजी पलट गई थी। जमशेद अपना केस अदालत में पेश नहीं कर सकता था। अदालत के हाथे में पेश आने वाली दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद केस को अस्तर नौ तैयार करने की जरूरत थी। उस दिन मूसा खान शहनाज को उसके कमरे में बंद करके सुबह 8 बजे ही निकल गया था। ताहम जाने से पहले उसने खाना और चाय वाफिर मिकदार में शहनाज को फराहम कर दी थी। अब रात के 9 बजने वाले थे मगर वो अभी तक नहीं लौटा था। शहनाज को वसवसों और खौफ ने घेर लिया। इतनी बड़ी कोठी में वो अकेली थी और वो भी कैदी बनकर। उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उन दिनों तो वैसे भी शहर में जंगल का कानून नाफिज था। अवाम की न जाने महफूज थी ना इज्जतें और माल। अखबार के जरिए शहनाज तक दहशतगर्दी की खबरें पहुंचती रहती थी। मूसा खान बाकायदगी के साथ उसके लिए अखबार मंगवाया करता था। उसकी अदम मौजूदगी में शहनाज का खौफ लम्हा बलम्हा बढ़ता गया। गो के मूसा खान भी उसका दुश्मन था मगर उसकी मौजूदगी में उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। शहनाज जिस कमरे में कैद थी वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी सिवाय किसी हथियार के। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था शहनाज की परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसी इंतज़ार में रात के 11 बज गए। अब खौफ और परेशानी के साथ साथ नींद भी उस पर हमलावर हो गई। वो बेड पर लेट गई और नींद बराज होकर नींद से लड़ने की कोशिश करने लगी मगर सब बेकार रहा और वो नींद के आगोश में पहुंच गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसकी अचानक आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। लाइट हस्बे मामूल जा चुकी थी। अभी वो लैंप रोशन करने के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी समातों से खटके की आवाज़ टकराई। एक लम्हे को तो शल होकर रह गई। फिर उसका ध्यान मूसा खान की तरफ चला गया। खट खट की हल्की आवाज़ें अब भी आ रही थी। शायद मूसा खान ताला खोल रहा है। उसने दिल ही दिल में सोचा और कदरे मुतमईन होकर बिस्तर पर उठ बैठी। मगर जब चंद लम्हे बाद भी ये आवाज़ें बंद ना हुई तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। ताला खोलने में इतनी देर तो नहीं लगती। शायद ये कोई चोर। इससे आगे वो सोच न सकी और कांपने लगी। खट खट की आवाज़ों के साथ अब कमरे के दरवाजे से मामूली से रोशनी भी अंदर आने लगी। बाहर जो कोई भी था गालिबन उसने टॉर्च जला रखी थी और बगैर चाबी के ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। शहनाज को खौफ ने पूरी तरह जकड़ लिया था। मान ताले पर कुव्वत आजमा शख्स के हाथों से कोई चीज एक धमाके के साथ फर्श पर गिरी और शहनाज के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। खट खट की आवाज एक लम्हे के लिए बंद हो गई और दूसरे लम्हे दोबारा आने लगी। शहनाज लरसती कांपती बेड से नीचे उतरी। दबे पांव चलते हुए वो चंद कदम दूर रखे टेबल तक पहुंची। टेबल पर लैंप और दिया सलाई मौजूद थी। उसने एहतियात से टटोल कर माचिस उठाई और लैंप जलाने की बजाय अंदाजे से चलती हुई बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची। बाहर से ताले को खोलने की आवाजें लगातार आ रही थी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। इंतहा एहतियात से काम लेते हुए उसने हैंडल को अंदर की तरफ दबाया तो दरवाजा मामूली सी आवाज पैदा करते हुए खुलता चला गया। दूसरे लम्हे वो बाथरूम के अंदर थी। दरवाजे को एहतियात के साथ भिड़ कर उसने कुंडी लगा दी। बाहर से ताला खोले जाने की आवाजें उसे बाथरूम के अंदर भी सुनाई दे रही थी। अब उन आवाजों में ठका ठक की आवाज भी शामिल हो गई थी। शायद ताले के साथ बरसरे पैकार शख्स तंग आकर उसे तोड़ने में लग गया था। शहनाज ने अपने खौफ पर काबू पा लिया था इसलिए उसका दिमाग तेजी से पेश आइंद हालात से मुताल्लिक सोच रहा था। ताला तोड़ने वाला शख्स चोर था या डकैत, पर उसे इतना मालूम हो चुका था कि वो अकेला है और अकेले आदमी से हिम्मत और जहानत से काम लेकर निपटा जा सकता है। अचानक उसे ख्याल आया। कमरे में उसकी मौजूदगी के तमाम सबूत मौजूद थे। बेड, खाने पीने की चीजें, लैंप
حتیٰ کہ خوف و جلد بازی کے عالم میں وہ اپنی جوتی بھی وہیں بیٹھ کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ چور یا ڈکیت اتنا احمق نہیں ہوگا کہ کمرے میں اس کی موجودگی کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اس خوفناک خیال نے لمحے بھر میں اسے شل کر دیا، مگر وہ جلدی سنبھل گئی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ چور کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل ہی اسے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا تھا، ورنہ چور سے کچھ بعید نہ تھا، عزت کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ماچس اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے فوراً ایک تیلی نکال کر جلائی اور اس کی روشنی میں باتھ روم کا جائزہ لینے لگی۔ جلدی اسے باتھ روم کے کونے میں اپنے مطلب کی چیز نظر آ گئی۔ یہ فرش صاف کرنے والا لکڑی کا ایک مضبوط برش تھا۔ اس نے جھک کر برش اٹھایا اور دوسری تیلی جلا کر دبے پاؤں باتھ روم سے نکلی۔ دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ باہر سے بدستور تالا توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہناز دروازے کی سائڈ میں کھڑی ہو گئی۔ لکڑی کا برش اس نے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد آوازیں آنی بند ہو گئی۔ شہناز کے تنے ہوئے اعصاب کچھ مزید تن گئے۔ برش کو اس نے سر سے بلند کر لیا۔ خوف کی جگہ اس کے رگوں پے میں اب جوش بھر گیا تھا اور وہ اندر داخل ہونے والے شخص پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئی تھی۔ مان دروازہ معمولی سی آواز پیدا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ شہناز بے حس حرکت کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے۔ شہناز کی گرفت برش پر مضبوط ہو گئی اور دل کی دھڑکن معمول سے کچھ بڑھ گئی۔ چور نے اندر داخل ہونے کے بجائے کمرے میں ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ یہ روشنی دیکھ کر شہناز چونکی ضرور، مگر اس نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہ کی۔ پھر شہناز کو قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی اور پھر اسے آگے بڑھنے والا ایک سیاہپوش نظر آ گیا۔ وہ کمرے کے سامان پر ٹارچ کی روشنی پھینکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شہناز بلی کی طرح دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچی اور چشم زدر نے پوری طاقت کے ساتھ برش اس کی کھوپڑی پہ رسید کر دیا۔ وہ اس اچانک ٹوٹنے والی افتاد کے لیے تیار نہ تھا، چنانچہ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی اور وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کراہتے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر اسی دوران شہناز اس کی کھوپڑی پر ایک وار اور کر چکی تھی۔ وہ چلاتا ہوا فرش پر گرا تو شہناز نے تیسری بار برش کو سر سے بلند کر لیا۔ اچانک پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ لائٹ آ گئی تھی۔ روشنی میں شہناز نے مضروب چور کا جائزہ لیا تو اسے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ نظر آیا۔ اس کی کھوپڑی کی عقبی جانب سے نکلنے والا خون فرش کو رنگین کرا تھا۔ شہناز نے جھک کر اس کی نبض چیک کی اور مطمئن ہو کر کھڑی ہو گئی۔ برش بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے یہ بھی اندازہ تھا کہ برش سے لگائی گئی یہ چوٹیں چور کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا ایک گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ آدھا گلاس اس نے مزید پیا اور عجلت میں جوتی پہن کر کمرے کے دروازے کی طرف لپکی۔ ایک لمحے کو رکی اور پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بے ہوش پڑے چور کے پاس آئی۔ جھک کر اس نے چور کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے اپنے مطلب کی دونوں چیزیں مل گئیں۔ یہ ایک پرس تھا جس میں تھوڑی سی نقدی اور چور کا قومی شناختی کارڈ موجود تھا، اور ایک چیز لوڈڈ ریوالور تھا۔ پرس سے کارڈ نکال کر اس نے دوبارہ چور کی جیب میں ڈالا اور پرس اور ریوالور لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کوٹھی کے مین گیٹ تک پہنچی۔ جنگلہ نما فولادی دروازہ بند تھا۔ غالباً موسیٰ خان اسے باہر سے تالا لگا کر گیا تھا۔ چور دروازہ پھلانگ کر کوٹھی کے اندر داخل ہوا تھا اور اب شہناز کو بھی دروازہ پھلانگ کر یہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اسے کسی گاڑی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اسے نزدیک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ گیٹ پر گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑنے لگی۔ شہناز ایک دم گھبرا کر دائیں ہاتھ موجود قد آدم پودوں کے عقب میں جا چھپی۔ اس کی نگاہیں کوٹھی کے مین گیٹ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی متحرک روشنی تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ شہناز کے پورے بدن میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ شاید ہی اس کی چند لمحوں کی آزادی ایک بار پھر چلنے والی تھی۔ راجہ سلیم اور جیرے کے قتل نے جمشید کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اس کے کمرے میں اس وقت جہانداد اور کامران موجود تھے۔ جمشید بہت زیادہ غصے میں تھا۔ عملے میں ضرور کوئی کالی بھیڑ موجود ہے، ورنہ قاتلوں کو کہیں سے الہام تو نہیں ہوا تھا کہ وہ پولیس وین اس کے مطلوب آدمیوں کو لے کر جا رہی ہے۔ سر، کامران نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر جمشید نے اس کی بات کاٹی۔ ٹریس کرو اس حرام خور کو جس نے ہمارے سارے کیے کرائے پر ایک لمحے میں پانی پھیر دیا۔ میں کچھ عرض کروں جناب؟ بولو جہاداد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کالی بھیڑ کو ڈھونڈ کر بھی ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر بنگش اور خان جی کو ڈھونڈ کر ان کا انکاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ ان چھوٹے موٹے معمولی مہروں کو پکڑ کر دہشت گردی کے اس مضبوط نیٹ ورک کو توڑنا ناممکن ہے۔ بنگش کے حد تک تو ایسا کیا جا سکتا ہے، مگر خان جی کی پارٹی آج کل اقتدار میں ہے اور وہ خود بھی صوبائی اسمبلی کا ایک معزز رکن ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر تو ہماری یہ جنگ بے مقصد ہے، ہم خواہ اپنے ساتھیوں کو مروا رہے ہیں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود بھی اب اس جنگ سے عاجز آ چکا ہوں۔ اب تک ہم نے ان دہشت گردوں کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں وہ سب لاحاصل رہی ہیں۔ ہم آج بھی وہیں ہیں جہاں سے ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ سچ پوچھیں تو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا
तो हाथ लगने वाले हर गुंडे, हर दहशतगर्द को बीच सड़क पर गोलियों से भून डालता। ये सब किस्से कहानी और फिल्मों में तो मुमकिन हो सकता है, मगर अमली जिंदगी में ऐसा होना नामुमकिन है। इक़्तिदारी कुर्सियों पर बैठे हुए ये नाम नेहाद रहबरान कौम हमारे पाँव की वो जंजीर है जिसे हम कोशिश के बावजूद तोड़ नहीं सकते। सर, किसी एक दरिंदे को तो सेल्फ डिफेंस में जहन्नुम रसीद किया जा सकता है ना? ऐसा ही कामरान ने पुरजोश अंदाज में कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद ये काम कर गुजरूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि मेरी नौकरी चली जाएगी। चली जाए, कोई परवाह नहीं, कम से कम मेरा जमीर तो मुतमईन होगा। ठीक है, लेकिन बंगश जिस बिल में छुपा हुआ इसका पता कौन लगाएगा? नीली कोठी कौन ढूंढेगा? जमशेद ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। नीली कोठी तक पहुंचने के लिए रहमदिल खान को तलाश करना पड़ेगा। ये काम मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ। और जहादात बोला, तुम भूल रहे हो कि तुम बंगश से ताउन करने का वादा कर चुके हो। अगर तुमने बंगश हुक्म के मुताबिक मूसा खान को ठिकाने ना लगाया तो तुम्हारी माँ और बहन की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्या तुम उन दोनों की जिंदगी दांव पर लगा सकते हो? सर, हम कोशिश करें तो उससे पहले बंगश तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक मेरी माँ और बहन का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि खान जी उन्हें बआसानी बंगश के हवाले कर देगा। फिर भी ये रिस्क तो होगा ना। मैं नहीं चाहता कि हमारी इस जंग में तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। जिंदगी तो नाम ही रिस्क है सर, और वैसे भी जिंदगी और मौत का तो एक दिन मुतय्यन है। ठीक है जादाद, तुम्हारा जज्बा काबिल सताइश है। आज से मैं एक नए जज्बे के साथ इस जंग का आगाज करता हूँ। जो दहशतगर्द भी हाथ लगेगा उसे वहीं जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। हम इस जंग में मरते दम तक आपका साथ देंगे सर। दोनों ने एक अज़म के साथ यकजुबान होकर कहा और उसके बाद वो तीनों एक नया लाहे अमल तैयार करने में लग गए। गाड़ी के रुकते ही खिड़की खुलने और बंद होने की आवाज शहनाज से कानों से टकराई तो वो कुछ मजीद पौधों की आड़ में सिमट गई। चंद लम्हों बाद गेट की जेली खिड़की खुली और मूसा खान अंदर आया। उसने ताला खोला और गेट को मुकम्मल खोलने के बाद दोबारा बाहर निकलकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा। इंजन पहले से स्टार्ट था। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और गेट को क्रॉस करती हुई पोर्च में दाखिल हो गई। शहनाज के लिए फरार होने का बेहतरीन मौका था। गेट मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था। रिवॉल्वर और पर्स को उसने एक रुमाल में लपेट कर शॉपिंग बैग में डाल रखा था। गाड़ी की जो ही उसकी जानिब पुश्त हुई वो तेजी से आड़ से निकली और भागती हुई गेट क्रॉस कर गई। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो दाएं जाने बढ़ गई। कुशादा गली दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी और रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, मगर आज़ादी मिलने की खुशी में वो हर खौफ से बेनियाज होकर तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। अभी तक रास्ते में उसे किसी जीरो से नहीं टकराव हुआ था, ताहम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए उसके पास रिवॉल्वर मौजूद था। ये इलाका उसके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। कॉलोनी नुमा उस इलाके में गलियां जरूरत से ज्यादा कुशादा थी। एक दो जगह उसे छोटे छोटे पार्क भी नजर आए। एक पार्क के गेट पर बड़ा सा साइन बोर्ड भी मौजूद था जिस पर जली हरूफ में चिल्ड्रन पार्क आजम कॉलोनी लिखा था। वो आगे बढ़ती चली गई। 10-15 मिनट के बाद वो एक कुशादा सड़क पर आ गई। सड़क के किनारे किनारे चलती हुई वो एक चौक पर जाकर रुकी और देखा तो चौक पर काफी गहमा गहमी नजर आ रही थी। एक रेस्टोरेंट भी था, पान सिगरेट के खोखे भी थे और 3-4 टैक्सियां भी खड़ी थी। शहनाज एतमाद का मुजाहरा करते हुए एक टैक्सी के करीब पहुंची। टैक्सी की खिड़कियां बंद थी और शीशे चढ़े हुए थे। ड्राइवर फ्रंट सीट पर टेक लगाए खाबीदगी के आलम में नजर आ रहा था। उसने शीशे पर ठक ठक की। ड्राइवर ने चुंदियाई आंखों से उसे देखा और फिर लाताल्लुक होकर दोबारा आंखें मूंद ली। ए, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, चलना है क्या? किराए के अलावा अच्छी खासी टिप भी मिलेगी। इस बार ड्राइवर ने कदरे आंखें वार करते हुए शहनाज की तरफ देखा और फिर शीशा सरकाने के बाद बोला, क्या चाहती हो? प्लीज मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। किराए के अलावा मैं तुम्हें अच्छी खासी टिप भी दूंगी। ड्राइवर गालिबा नशे में था। उसने हैरत से शहनाज को देखा और फिर एक जमाई लेते हुए कहा, ओह, क्या तुम घर से भाग कर आई हो? किधर जाना है तुम्हें? मुझे अपने घर जाना है, क्या तुम ले चलोगे? तुम अकेली हो क्या? ड्राइवर ने कदरे मशकूक अंदाज में पूछा। हाँ। फिर तो तुम्हें कोई भी टैक्सी वाला लेकर नहीं जाएगा। आजकल बड़ा लफड़ा चल रहा है, गाड़ियां छीनने की वारदातें हो रही हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, आमदनी का वाहिद जरिया यही टैक्सी है। ये भी छिन गई तो मुझे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। तो घर जाकर आराम करो ना, यहाँ उल्लू की तरह क्यों जाग रहे हो? मेम साहब, रात के वक्त हम सिर्फ जान पहचान के लोगों को लेकर जाते हैं। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है क्या? नहीं, कार्ड तो नहीं है, मगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे सॉरी, इस सूरत हाल में मैं तुम्हें बिठाकर अपनी टैक्सी में अपनी जान साथ नहीं धोना चाहता। मुझे मालूम है तुम्हारे साथी किसी वीरान सड़क पर घात लगाए बैठे होंगे। तुम तो मुझे जहनी मरीज लगते हो और साथ जाहिल भी। क्या बात है मेम साहब? उनके झगड़ने की आवाज़ सुनकर एक और टैक्सी वाला करीब आया। किधर जाना आपको? सदर, सिविल लाइंस, ब्लॉक नंबर 24। किराया दोगुना होगा क्योंकि रात का वक्त दुगना ही मिलेगा। आइए। नौजवान ड्राइवर ने करीब खड़ी हुई टैक्सी की तरफ इशारा किया। शहनाज उसके पीछे बढ़ गई।
تشریف رکھیے۔ وہ کچھ بولے بغیر ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے بیک مرر کو درست کیا اور ایک بھرپور نگاہ شہناز کے چہرے پر ڈالی اور ٹیکسی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آگے بڑھا دیا۔ شہناز سمٹ کر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شاپنگ بیگ کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ ٹیکسی جو ہی کھلی شارہ پر پہنچی اس نے غیر محسوس انداز میں شاپنگ بیگ سے ریوالور نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ڈرائیور بار بار بیک کے مرر میں شہناز کو گھورے جا رہا تھا۔ میڈم، آپ کرتی کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ سب یہی کہتی ہیں۔ میں 20 سال کی عمر سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، کسی بھی انسان کو ایک پل میں پہچان لیتا ہوں۔ آپ اس وقت جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم کیا الٹی سیدھی بکواس کرے ہو۔ ٹیکسی اس وقت ایک پارک کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ڈرائیور نے پارک کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر اچانک گاڑی روک دی۔ یہ تم نے ٹیکسی روک کیوں دی؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈرائیور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چہرے پر ایک مکروہ ہنسی سجاتے ہوئے بولا، میرے پرس میں اس وقت اچھی خاصی رقم موجود ہے میڈم، اگر آپ تعاون کریں تو یہ رقم میں آپ کی نظر کر سکتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ میڈم، اب اتنی انجان بھی نہ بنے، آپ کا تو ہر رات کا یہی کام ہے، اگر مجھ سے تعاون کر لیں گی تو فائدے میں رہیں گی۔ آئیے پارک کے کسی گوشے میں جا کر 1 آدھ گھنٹہ انجوائے کر دیں، پھر میں آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ دوں گا۔ واٹ نان سینس! تم نے مجھے سمجھ کر رکھا ہے کہ ہر اکیلی لڑکی 2 نمبر ہوتی ہے؟ کسی کو مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑ جائے تو کیا وہ عزت بیچنے والی کہلائے گی؟ میڈم، زیادہ پارسا بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں اپنا مطلب زبردستی بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ شرافت سے میرا کہنا مان لو۔ پانی سر سے گزرتا دیکھ کر شہناز نے گود میں پڑے ہوئے ریوالور کو رومال سے نکالا اور ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے ہوئے بولی، گاڑی چلاؤ حرامزادے ورنہ گولی چل جائے گی۔ تم نے مجھے سمجھ کر رکھا تھا۔ میڈم، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو سنجیدہ ہو گئی، پلیز یہ ریوالور ہٹا لے، گولی چل جائے گی۔ اسے گھگیاتے دیکھ کر شہناز کچھ اور بھی نڈر ہو گئی۔ اب تک کتنی لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا چکے ہو تم؟ قسم لے لے میڈم، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، سچ سچ بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گی۔ خدا کی قسم میڈم، میں بولتے یا گولی چلاؤں؟ بولو، اب تک کتنی لڑکیوں کی بے بسی سے کھیل چکے ہو تم؟ شاباش، جلدی کرو۔ صرف 2 میڈم، مگر وہ معصوم نہیں تھی، بلکہ ان کا دھندا یہی تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، کیا ان کے چہرے پہ لکھا تھا کہ وہ معصوم نہیں ہے؟ اس وقت اگر میرے پاس ریوالور نہ ہوتا تو شاید اب تک تم مجھے بھی۔ اچانک ٹیکسی پر کسی گاڑی کی تیز روشنی پڑی اور شہناز کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، ایک پولیس موبائل ٹیکسی کے عین سامنے پہنچ کر رک گئی۔ موبائل رکتے ہی چند مسلح اہلکار چھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اترے اور انہوں نے ٹیکسی کو گھیرے میں لے لیا۔